हमें पता है कि जो धारावाही तार होते हैं यानी करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, वे अपनी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं। और इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी प्रबलता कितनी होती है। और जो चुंबकत्व में एक प्रसिद्ध नियम है जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं, हम उसका उपयोग करने वाले हैं। तो ये नियम क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो तार है इसके छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे, इसके छोटे अवयव लेने होंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने ये छोटा टुकड़ा लिया और ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो dl है। हमने यहाँ पर d क्यों लिखा है, d ये दर्शा रहा है कि ये जो लंबाई है बहुत ही छोटी है, बहुत कम है, ये सूक्ष्म लंबाई है, इसलिए हमने इसे dl लिखा है। और मान लेते हैं कि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, यानी करंट I प्रवाहित हो रहा है। और अब कल्पना कीजिए कि हम इस तार से r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की गणना करना चाहते हैं। ये कोई भी यादृच्छिक बिंदु हो सकता है, मान लीजिए हमने इसे यहाँ पर लिया। अब हमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है इसकी गणना करनी है, और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता हम निकालेंगे उसे हम dB कह देते हैं। अगेन हम यहाँ पर d क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये छोटे तार के लिए ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर dB लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे तार के लिए नहीं है। और जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसके ऊपर एक तीर बना देते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम ये कहता है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता होगी वो बराबर होगी μ0/4π गुणा I गुणा dl क्रॉस r कैप बटे r का वर्ग। अब ये जो सदिश गुणनफल होते हैं ये देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस सदिश राशि का जो परिमाण है उसे लिख लेते हैं। तो जो dB है उसका परिमाण क्या होगा, तो चलिए उसे लिखते हैं, dB बराबर μ0/4π, ये एक स्थिरांक है, ये ऐसा ही आ जाएगा, फिर गुणा I बटे r का वर्ग, ये दोनों भी ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है dl क्रॉस r कैप। अब यहाँ पर ये जो dl क्रॉस r कैप है ये सदिश गुणनफल है, तो a क्रॉस b क्या होता है, वो होता है a का परिमाण गुणा b का परिमाण गुणा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा a और b के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर dl क्रॉस क्या हो जाएगा, dl का परिमाण गुणा r का परिमाण गुणा इन दोनों के बीच का जो साइन है वो एंगल आ जाएगा, वो कोण आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं dl। अब चलिए ये r कैप क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो r कैप है ये एक एकांक सदिश है, यानी कि इसका परिमाण 1 होता है, और इसकी जो दिशा है वो ये जो r सदिश है उसी की दिशा में है। तो यानी कि ये जो r कैप है इसका परिमाण तो 1 हो जाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो dl का परिमाण गुणा r कैप का परिमाण यानी कि 1 गुणा साइन थीटा। अब जो थीटा है वो dl और r के बीच का कोण होने वाला है। तो अब dl कौन सी दिशा में है, तो हम आमतौर पर जो धारा की दिशा होती है उसी दिशा में dl की दिशा को भी मानते हैं, तो ये ऊपर की ओर हो गया। और r कैप की दिशा, तो ये जो r सदिश है उसकी दिशा में हम मानेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो ये होने वाला है, तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं गुणा साइन थीटा। तो ये परिमाण हो गया dB का। तो चलिए ये देखते हैं कि अब इस समीकरण से हमें क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है इसमें एक स्थिरांक आता है, जैसे कि हमने कूलम के नियम में भी देखा था, वहाँ पर भी कुछ स्थिरांक आते थे। तो μ0/4π यहाँ पर स्थिरांक हो गए, जैसे कूलम के नियम में 1/4π एप्सिलॉन नॉट था। अब यहाँ पर ये जो μ0 है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता धारा पर भी निर्भर करती है। तो ऐसा क्यों, तो आप सोचिए अगर धारा अधिक होगी यानी कि यहाँ पर जो गतिमान आवेश होंगे वे भी अधिक होंगे, तो अगर गतिमान आवेश अधिक होंगे तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी अधिक हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो dl पर भी निर्भर करती है, यानी कि ये जो लंबाई का ये जो अवयव है इस पर, यदि ये अवयव लंबा होगा, ये जो टुकड़ा है ये अधिक बड़ा होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये लंबा होगा, ये टुकड़ा लंबा होगा, तो इसमें जो गतिमान आवेश होंगे उनकी संख्या भी अधिक होगी, और फिर से वही बात है कि अगर उनकी संख्या अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता बढ़ जाएगी। तो जैसे यदि इसकी जो लंबाई है वो 2 गुना बढ़ जाती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी 2 गुना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर dB जो है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे हम इस तार से दूर जाते जाएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो 1/r के वर्ग के रूप में कम होती जाएगी, जैसे कि हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखा था, इसके अलावा कूलम के नियम में भी हमने ये देखा था। तो ये कुछ उसी प्रकार से हमें यहाँ पर मिल रहा है। और जिस प्रकार से जो कूलम का नियम था वो केवल बिंदु आवेशों के लिए काम करता है, तो हम देखेंगे कि वैसे ये जो बायो सावर्ट नियम है ये केवल बिंदु धारा अवयवों यानी पॉइंट करंट एलिमेंट्स के लिए ही काम करता है। तो आपको ये जो तार है उसकी लंबाई का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मानना होगा, उसे ही लेना होगा।
तो ये काफ़ी हद तक कूलम के नियम की तरह ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर है साइन थीटा। तो चलिए इसे समझने के लिए पहले आवेश और वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बिंदु आवेश है इस तरह का, और इसके चारों ओर एक हमने वृत्त बना दिया है, और ये बिंदु आवेश इस वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये मान लीजिए 3 बिंदु है, ए, बी और सी। अब इन तीनों बिंदुओं पर इनमें से किस पर वैद्युत क्षेत्र प्रबलता जो है वो अधिकतम होगी। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय नहीं। तो क्या लगता है आपको, प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो क्योंकि ये सभी समान दूरी पर है, इन सब का जो डिस्टेंस है वो समान है, तो इन सभी पर जो प्रबलता का मान होगा, परिमाण होगा, वो एक समान आएगा। इसका मतलब हुआ कि आप इस वृत्त पर किसी भी बिंदु पर हो, जो वैद्युत क्षेत्र प्रबलता का जो परिमाण आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो समान आने वाली है। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र प्रबलता की दिशा होगी वो सभी के लिए, सभी बिंदुओं के लिए बाहर की ओर होगी। चलिए अब हम आवेश और एक धारा अवयव को लेते हैं, यानी एक करंट एलिमेंट को लेते हैं, और हम आपको बता दें कि अगर कोई छोटे से तार में एक छोटे से टुकड़े में धारा प्रवाहित हो रही है तो हम उसे धारा अवयव या करंट एलिमेंट कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये जो तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं में से किस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसका मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा के बारे में भी सोचना है। तो रोकिए वीडियो को और खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस बार हमें धारा की दिशा और ये जो आर वेक्टर, आर सदिश है, इसकी दिशा, इन दोनों का ध्यान रखना होगा ताकि हमें यहाँ पर साइन थीटा मिल पाए, ये जो कोण है वो मिल पाए। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो दाईं ओर है। अब हमें यहाँ पर जो आर सदिश है उसकी दिशा का पता करना होगा। तो बिंदु ए के लिए जो आर सदिश है वो ऊपर की ओर है कुछ इस प्रकार से, और यानी इन दोनों के बीच का, यानी धारा और आर सदिश के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, यानी कि थीटा है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का अधिकतम मान मिलेगा। अब अगर हम पॉइंट बी, जो बिंदु बी है, वहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आर सदिश बाहर निकलेगा इस धारा अवयव से। तो बिंदु बी के लिए भी जो आर की जो दूरी है वो बिंदु ए की तरह ही है, उतनी ही है, ये दोनों के लिए समान है। अब यहाँ पर ये जो थीटा है उसकी बात करते हैं। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, और हमें पता है कि इस बीच में जो साइन का मान होता है वो 1 से कम होता है। तो बिंदु बी पे जो dB की वैल्यू है उसका जो मान है वो a के मुकाबले में काफ़ी कम होगा। उसके बाद यदि हम बिंदु सी की बात करें तो यहाँ पर धारा और आर के बीच का जो कोण आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो 0 होने वाली है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि भले ही ये तीनों बिंदु समान दूरी पर हो इस धारा अवयव से, लेकिन इन सभी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो अलग अलग आ रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता न केवल दूरी बल्कि वो थीटा या साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ हो ये रहा है कि जब थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तो जो dB है उसका मान अधिकतम होगा, और जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसका मान 0 हो जाएगा। और इसके बीच में ये बढ़ता रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर से बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह से इसका जो मान है वो बदलता रहेगा। तो संक्षेप में जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता होगी ये धारा अवयव के लंबवत अगर है तो अधिकतम होगी, और धारा अवयव के अक्ष पर ये न्यूनतम होगी। और यही वो महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमें बात करनी थी। अब हम अंतिम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये म्यू नॉट जो है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो म्यू नॉट जो होता है वो एक स्थिरांक होता है, और जब हम निर्वात की बात करेंगे तब इसका उपयोग करेंगे हम। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷। और इसके जो मात्रक होंगे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस समीकरण से निकाल सकते हैं। और ये म्यू नॉट जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका मान क्या है, इसका मान है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। तो जब आप ये पूरे स्थिरांक को लेंगे तो ये 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल 10⁻⁷ बचेगा। चलिए अब अंतिम बात करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता जो है उसकी दिशा को देखते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता एक सदिश राशि है। तो दिशा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिशा को निकालने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के 2 अलग अलग तरीकों का उपयोग करेंगे। तो पहला तरीका जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये धातु का, ये जो एलिमेंट है, धातु का अवयव है, ये जो तार है, इसे अपने हाथ में पकड़ना है, और फिर आपको आपका जो अंगूठा है उसे धारा की दिशा में इंगित करना है। तो अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा, फिर आपकी जो उंगलियां आपको उन्हें मोड़ लेना है। तो ये जिस दिशा में मुड़ रही है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है।
तो यदि आप ध्यान से देखें तो इस तार के दाईं ओर ये जहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर सभी जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो स्क्रीन के अंदर है। तो ये बिंदु P के लिए भी जो दिशा होगी वो स्क्रीन के अंदर की ओर होगी। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो हम ये जो समीकरण है इससे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डी एल क्रॉस आर कैप है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो उंगलियां हैं उन्हें डीएल की दिशा में, जो हमारा पहला सदिश है उसकी दिशा में इंगित करना है। तो हमने चारों उंगलियों को उस दिशा में इंगित कर लिया। फिर आपको उनको जो हमारा दूसरा सदिश है यानी कि जो आर सदिश है उसकी दिशा में मोड़ना है। तो हम इस प्रकार से इसे मोड़ लेंगे। तो फिर जो हमारा अंगूठा है, जो थंब है, वो जो है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा को दर्शाने वाला है। तो यदि आप इससे भी देखें तो आपको वही मिल रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो स्क्रीन के अंदर की ओर मिल रही है। तो दोनों ही तरीके से आपको एक ही उत्तर मिलने वाला है। तो क्या आप जल्दी से ए और बी के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है क्या वो पता कर सकते हैं? रोकिए वीडियो को और पता लगाइए। तो चलिए पहले तरीके का उपयोग करते हैं। तो उसमें हम अपने चालों को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेंगे, कंडक्टर को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेंगे। तो जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा को इंगित कर रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो हमारी जो उंगलियां जिस प्रकार से मुड़ी है उससे हमें पता चल जाएगा। तो यदि हम ध्यान से देखें तो बिंदु ए पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का जो डायरेक्शन है उसकी जो दिशा है वो स्क्रीन से बाहर की ओर है। और यहाँ पर बिंदु जो बी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी दिशा स्क्रीन के अंदर की ओर है। और बिंदु सी जो है वहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता 0 है, तो वहाँ हमें उसकी दिशा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अब चलिए हम जो ये हमारा सदिश गुणनफल था उसके ज़रिए भी इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले बिंदु ए से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर डी से हमें आर तक ऐसे क्रॉस करना है। तो हमें इस प्रकार से अपनी उंगलियों को मोड़ना होगा। तो फिर से हमें वही उत्तर मिल रहा है। हमें फिर से ए पर, पॉइंट ए पर जो डी बी है उसकी दिशा क्या मिल रही है? स्क्रीन के बाहर की ओर। और उसी प्रकार से यदि हम बिंदु बी पर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ये स्क्रीन के अंदर की ओर मिल रहा है। जो हमारा अंगूठा है वो स्क्रीन के अंदर इंगित कर रहा है, ठीक है। और इसलिए अब हम जानते हैं कि ये जो तार है इसके छोटे छोटे टुकड़ों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो अब यदि हमें इस पूरे तार के लिए इसकी गणना करनी होगी तो क्या, तो हमें इस ये जो समीकरण है इसमें हमें समाकलन का उपयोग करके इसे पूरा सॉल्व करना होगा। ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।